एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायनिया अल्बा के बारे में। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और ये एक्यूट केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। क्रॉनिक केस में तो आप दे ही सकते हैं, बट ये एक्यूट केसेस में एक्यूट केसेस के लिए ज़्यादा प्रेफर करी जाती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है एक्यूट केसेस के लिए। तो इसकी फैमिली है कुकुरबिटेसियाई फैमिली और इसके जो प्रूवर थे वो थे डॉक्टर हेनीमैन सर, और इसका कॉमन नेम होता है वाइट ब्रायोनी या फिर वाइल्ड हॉप। ठीक है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। ये उन पर्सन्स के लिए होती है जिनमें गाउटी या रूमेटिक डायथिसिस होती है, मतलब रूमेटिक डायथिसिस मतलब रूमेटिज्म होने की जिनमें टेंडेंसी होती है। रूमेटिज्म में आपका मसल और जॉइंट पेन, बोन पेन मौजूद होता है, और एक ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, एंड प्रोन टू बीलियस अटैक। बीलियस अटैक्स इज रिलेटेड टू बाइल, तो ये इनमें बीलियस अटैक्स भी देखने को मिलते हैं और मतलब ये प्रोन होते हैं। ठीक है, मतलब इन्हें बीलियस अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है, संभावना इनमें ज़्यादा होती है होने की। ठीक है, ब्रायनिया पेशेंट्स आर इरिटेबल। इरिटेबल का क्या मतलब होता है? इरिटेबल का मतलब होता है कि इन्हें छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, इरिटेट होने लगते हैं। और वेहीमेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल, वेरी इरिटेबल इनका नेचर होता है और बहुत गुस्सा इन्हें आता है, बहुत ज़्यादा ये गुस्सैल होते हैं। ठीक है, और इन्हें हम इनका देखेंगे तो ये डार्क होते हैं। ठीक है, मतलब दिखने में इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा, या इनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं। डार्क कॉम्प्लेक्शन मतलब इनके डार्क हेयर या ब्लैक हेयर हो सकते हैं, इनका कॉम्प्लेक्शन भी डार्क होगा। फर्म मस्कुलर फाइबर मतलब मसल्स इनकी अच्छी मजबूत होंगी। ठीक है, डार्क होंगे मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, डार्क या ब्लैक हेयर हो सकते हैं, और इनकी मसल्स अच्छी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ड्राई होती है, मतलब इनमें आप देखते हो कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा मौजूद रहती है। गला ड्राई होगा, ठीक है, टंग ड्राई होगी, और इनका जो इमोशंस हैं वो भी ड्राई होते हैं। दे आर बिट इमोशनलेस टाइप ऑफ पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच भी नहीं होते किसी से। ठीक है, नर्वस होते हैं। ठीक है, पतले दुबले लोग होते हैं, स्लेंडर पीपल। ठीक है, अब हम इनके मेंटल जनरल्स की बात कर लेते हैं। तो मेंटल जनरल्स में है एलिमेंट्स फ्रॉम चैग्रिन, mortification, anger, violence, with chilliness and coldness after anger chilly, but with head hot and face red। मतलब क्या होता है कि इन्हें चैग्रिन से, मतलब किसी ने इनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी। ठीक है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा कहीं पे इंसल्टेड फील हुआ है, कहीं गए उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई, तो डेट इज चैग्रिन। तो इंसल्ट की वजह से, मॉर्टिफिकेशन डेट इज डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, किसी बात की इन्हें निराशा हो गई। ठीक है, और एंगर बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से इनके एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, वायलेंट इनका नेचर हो सकता है। ठीक है, फिर विथ चिलीनेस एंड कोल्डनेस, तो इनको क्या लगती है कि इनको ठंड से दिक्कत होती है और इनको ठंड भी लगती है। ठीक है, ठंड से दिक्कत भी होगी और इन्हें ठंड भी लगती है। आफ्टर एंगर चिली, तो इन्हें क्या होता है कि गुस्सा आने के बाद इन्हें ठंड लगने लगती है। बट क्या होता है कि इनका हेड जो होता है वो हॉट रहता है और इनका फेस गुस्से के बाद बिल्कुल रेड हो जाता है। ठीक है, तो इनका सर बिल्कुल गर्म हो जाता है गुस्से के बाद, फेस जो होता है वो रेड हो जाता है, बट एंगर के बाद इन्हें बाकी बॉडी में ठंड लगने लगती है। फिर डिलीरियम की बात करते हैं। टॉक्स कॉन्स्टेंटली अबाउट हिज बिजनेस, मतलब जैसे आपके पास पेशेंट आएगा, वो अपने आप देखोगे वो अपने फ़ायदे की बात करेगा। ठीक है, जहाँ पर उसका फ़ायदा हो रहा है, वो ये नहीं देखेगा आपका नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है, वो हमेशा अपने फ़ायदे की बात करेगा, अपने बिजनेस की बात करेगा। जो भी वो वर्क करता है वो उसकी बात कर सकता है। ठीक है, डिज़ायर टू गेट आउट ऑफ बेड एंड गो होम, तो इसको हमेशा डिज़ायर रहती है कि ये बेड से निकले और जल्द से जल्द अपने घर में जाए। ठीक है, डिज़ायर्स थिंग्स इमीडिएटली विच कांट बी हैड और विच व्हेन ऑफर्ड आर रिफ्यूज, जैसे कोई बच्चा है या कोई भी पर्सन है, उसने कोई चीज़ मांगी कि नहीं नहीं मेरे को तो वही कार चाहिए, और कार मिलने के बाद ही रिफ्यूज्ड कि यार मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं थी, मेरे को तो फॉर एग्जांपल वो थार की डिमांड कर रहा है, नहीं मेरे को तो किया चाहिए थी। ठीक है, मतलब जब उसे आप थार दे दोगे तो वो कहेगा कि नहीं यार मेरे को तो किया चाहिए थी, तो इस तरीके से वो रिफ्यूज़ हो जाएगा जब आप उसको ऑफर करोगे। ठीक है, चिल्ड्रेन डिसलाइक टू बी कैरिड और टू बी
रेज्ड, मतलब बच्चों को, जैसे बच्चे होते हैं उनको गोदी में लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, उन्हें नीचे उतर के ही मज़ा आता है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप कोई उसको कैरी करे। फिर हम फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कंप्लेंट्स देखने को मिलती है व्हेन वार्म वेदर सेट्स इन, ठीक है, जब गर्मी का मौसम शुरू होता है, ठीक है, आफ्टर कोल्ड डेज फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स और आइस इन हॉट वेदर, कि जब जैसे गर्मी का वेदर शुरू होता है और ये लोग गर्मी के वेदर में कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, आइस ले लेते हैं, ठीक है, बर्फ़ खा ली, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, और कैसे हॉट वेदर में, तो इनकी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे कोल्ड डेज आए, ठीक है, कोल्ड डेज के बाद क्या हुआ, मौसम बदला और गर्मी आना शुरू हुई, तो उसके बाद इन्होंने ठंडी ठंडी चीज़ें ले ली, कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, आइस ले ली, ठीक है, गर्म वेदर में, तो इन्हें दिक्कत होना शुरू हो सकती हैं, ठीक है। या फिर आफ्टर टेकिंग गोल्ड और गेटिंग हॉट इन समर, क्या हुआ कि इन्होंने कोई ठंडी चीज़ ले ली, ठीक है, और या फिर इन्हें गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई, जैसे होता है ना कि लोग बहुत गर्मी की वजह से ही बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उस वजह से ये बीमार पड़ गए। फ्रॉम चिलिंग व्हेन ओवर हीटेड, पहले क्या हुआ कि ये फॉर एग्जांपल बाहर बच्चे स्कूल से आए, ठीक है, बाहर थी बहुत गर्मी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बहुत गर्मी थी, अब अंदर आए, एसी ऑन कर लिया, ठीक है, तो ओवर हीटेड के बाद चिलिंग से जो दिक्कत हो सकती है उसमें आप इन्हें इस दवाई को दे सकते हैं। किक्स द कवर्स ऑफ, तो जैसे कोई भी चीज़ ये कवर करके सोते हैं, लेटते हैं, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। या इनको एलिमेंट्स हो सकते हैं फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राफ्ट कोल्ड विंड, जैसे ठंडी हवा इन्हें लग गई, ठीक है, तो ठंडी हवा की वजह से इन्हें दिक्कत हो गई, तो हम ब्रायनिया रिकमेंड कर सकते हैं। सप्रेस डिस्चार्जेस ऑफ मेंसेस मिल्क इरप्शन एक्यूट एक्जेंथमा, ठीक है, क्या हो जाता है कि कभी कभी जो डिस्चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल किसी का मेंसेस है, वो रुक गया, उसको मेंसेस नहीं आ रहा, मिल्क नहीं आ रहा, तो इनकी वजह से जब इन सप्रेस्ड डिस्चार्जेस की वजह से पेशेंट को कोई और एलिमेंट्स आने लगे, तो जब इन सप्रेस्ड डिस्चार्जेस की वजह से पेशेंट्स को एलिमेंट्स आने लगते हैं, तो उस केसेस में हम ये मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। और एक्यूट एक्जेंथमा मतलब जो बॉडी पे अगर किसी को एक्यूटली, क्रॉनिक की बात नहीं कर रहा, अगर किसी को एक्यूट तौर पर एकदम से एक्जेंथमा हो गया है, रेड रेशेस पड़ गए, तो उस केस में ये बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। फिर ऐसा पेशेंट जिसको स्टिचिंग, जैसे टांके जो लगते हैं ना, वैसा वाला पेन, टीयरिंग, चीर देने वाला पेन हो रहा हो, और वो बुरा हो जाता हो नाइट में, ठीक है, वर्स एट नाइट में उसके पेन बढ़ जाता हो, और उसका पेन जो है वो इंक्रीज हो रहा है बाय मोशन, ठीक है, मोशन से उसका पेन बढ़ रहा है, ठीक है। अब वो इंस्पिरेशन मतलब लंबी गहरी सांस ले रहा है तो उसको दर्द हो रहा है, उसका पेन बढ़ रहा है, खांस रहा है, खांसने से क्या हो रहा है, उसका दर्द बढ़ रहा है, ठीक है, उस केस में हम ये मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि डिक्रीज बाय एब्सोल्यूट रेस्ट, पेशेंट जब एब्सोल्यूट रेस्ट ले रहा है, एब्सोल्यूट रेस्ट का क्या मतलब होता है, तो एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब होता है कि ना वो फिजिकली हिल रहा हो, ठीक है, ना वो मेंटली हिल रहा हो, मतलब उसका जो मेंटल स्टेट है वो भी बिल्कुल रेस्ट में, कोई फालतू के थॉट्स नहीं आ रहे, ठीक है, मतलब कोई एंगर नहीं है, ठीक है, सैडनेस नहीं है, जब वो बिल्कुल रेस्ट में है, उसका मेंटली भी क्या है, वो रेस्ट में है, और बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं हिल रहा है, ठीक है, लेटा हुआ है, तो जैसे कुछ लोग की पैर हिलाने की आदत होती है, वो भी नहीं हिल रहा है, तो उस केस में इसको आराम मिलेगा पेन में। जैसे इसको पेन हो रहा है तो इसे एब्सोल्यूट रेस्ट चाहिए ताकि इसे इसका पेन कम हो जाए। एंड लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जैसे अगर इसकी कमर में दर्द है, ठीक है, कमर के बल ये लेटेगा ना तो इसको रिलीफ मिलेगा, ठीक है, तो जिस साइड इसके पेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल राइट साइड इसके पेन हो रहा है, तो राइट साइड की तरफ से ये लेट जाएगा, राइट साइड करवट लेके, तो इसको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एंटायर बॉडी, ठीक है, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, इस पेशेंट का जो एक इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है, हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है ड्राइनेस। ये पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, मेंटल लेवल पे भी, फिजिकल लेवल पे भी। देखते हो मेंटली इमोशंस में ड्राई होता है इसके पास, मतलब इमोशंस भी इसके बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, और इसको प्यास बहुत लगती है, ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई है, इसकी लिप्स भी ड्राई हैं, आप देखो टंग भी ड्राई है, ठीक है,
टूटी हुई है, क्रैक्ड है, ठीक है। जैसे सूखे लिप्स होते हैं, सूखी टंग होती है, साफ साफ दिख जाती है, ठीक है। कैसे वो ड्राई रहती है, फटी हुई रहती है, क्रैक रहती है। स्टूल भी इसका ड्राई आता है, ऐसा ड्राई जैसे बिल्कुल जल गया हो, ऐसा स्टूल आता है, ठीक है। कफ, ड्राई, हार्ड, रैकिंग। इसको जो खांसी आती है वो भी सूखी खांसी आती है, और रैकिंग खराशों के साथ आती है, ठीक है। खांसी आती है और खांसता जब है तो इसका, अगर इसको पेन हो रहा है तो खांसने पे वो पेन बढ़ जाता है, ठीक है। विद स्केंटी एक्सपेक्टोरिएशन, यूरिन डार्क एंड स्केंटी ग्रेट थर्स्ट। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो यूरिन आता है, ठीक है, यूरिन भी क्या आ रहा है, यूरिन भी डार्क आ रहा है और कम आ रहा है, ठीक है। और पेशेंट को क्या लगेगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और बाकी जो इसके डिस्चार्जेस हैं वो भी कम आ रहे हैं, और कई बार तो मेंसेस और मिल्क सप्रेस्ड भी हो गए इस ड्राइनेस की वजह से, जिससे इसको एलिमेंट आने लगे। तो आप पेशेंट का इस पूरे मेडिसिन में आप देखोगे जो यही मेन कैरेक्टर है कि इसको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर आप हेड की बात करते हो तो इसको हेडेक होता है। कैसा हेडेक होता है, जब ये झुकता है, ठीक है, ये झुका तो इसको ऐसा लगता है कि फोरहेड में से ब्रेन, मतलब इसका ब्रेन फट जाएगा और फोरहेड में से निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। फोरहेड में से इसका ब्रेन निकल के बाहर आ जाएगा, फट जाएगा, और जब ये झुकता है तो इसको हेडेक होता है। देखो आयरनिंग का मतलब क्या होता है, जब हेयर स्ट्रेटनिंग कर रहा हो उस टाइम पे आयरन का ही यूज़ करते थे, जो वुमेन थी वो आयरन का यूज़ करती थी हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए। तो जो पेशेंट्स को, जब पेशेंट आयरन कर रहा है, बालों को स्ट्रेट कर रहा है, तो उसको हेडेक होने लगा, ठीक है। खांस रहा है तो उसको हेडेक होने लगा। एंड मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग और व्हेन फर्स्ट ओपनिंग द आइज, जैसे पर्सन है वो मॉर्निंग में उठता है, ठीक है, तो उठने के बाद उसको सिर दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब वैसे वो उठेगा, अपनी आंखें खोलेगा, तो उसको दर्द होने लगता है। कमेंसिंग इन द मॉर्निंग एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अंटिल द इवनिंग। तो हम ये बात देखते हैं कि मॉर्निंग में तो क्या इसका दर्द बढ़े जा रहा है, ठीक है, मॉर्निंग में बढ़ता है इसका दर्द, अच्छा खासा रहता है। और देखते हैं हम कि जब शाम आते आते इसकी जो दिक्कतें हैं, जो इसका दर्द है, हेडेक है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मॉर्निंग में तो इसका हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, और इवनिंग आते आते इसका जो हेडेक है वो कम होने लगता है, ठीक है। ऐसे कई बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, उसको स्टूल्स नहीं आ रहे, तो उसमें उस दौरान जो हेडेक होने लगता है, तो उसमें भी ये ब्राइनिया बहुत फ़ायदा करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। इसका जीआईटी देखते हैं तो देखते हैं पेशेंट कैन नॉट सिट अप फ्रॉम नोजिया एंड फेंटनेस। मतलब ये कि पेशेंट को इतना ज़्यादा नोजिया हो रहा है, इतना ज़्यादा उसका जी घबरा रहा है, ठीक है, इतनी ज़्यादा उसको फेंटनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है कि पेशेंट बैठ भी नहीं सकता, बैठा भी नहीं जा रहा पेशेंट से नोजिया और फेंटनेस की वजह से। फिर प्रेशर इज फ्रॉम स्टोन एट अ पिट ऑफ स्टमक रिलीव बाय इरेक्टेशन। तो हम ये देखते हैं कि उसके पेट पे ना भारीपन है, भारी पर कहाँ है, पिट ऑफ द स्टमक। जैसे हम देखते हैं ना हमारे डायफ्राम जहाँ पे एंड होता है, वो जो पार्ट होता है उसके नीचे जो हमारा स्टमक होता है, दैट इज द पिट ऑफ स्टमक, ठीक है। तो हम देखते हैं पेशेंट को उस जगह पे बहुत ज़्यादा भारीपन फील होता है, ठीक है। तो भारीपन पेशेंट को फील होता है, और जैसे वो डकार लेता है ना तो उसको आराम मिलता है, ठीक है। तो हम ये चीज़ देखते हैं इसके जीआईटी में। फिर कॉन्स्टिपेशन, इनएक्टिव, नो इंक्लिनेशन, स्टूल लार्ज, हार्ड, डार्क, ड्राई एज इफ बर्न ऑन गोइंग टू सी, ठीक है। मतलब हम देखते हैं इसकी कॉन्स्टिपेशन कैसी है। कॉन्स्टिपेशन इसकी इनएक्टिव है, मतलब कि इसके जो स्टूल्स हैं वो मूव ही नहीं कर रहे, ठीक है, इसके स्टूल्स का मूवमेंट ही नहीं हो रहा। और नो इंक्लिनेशन, जैसे अर्जिंग तो होनी चाहिए ना कॉन्स्टिपेशन में, मतलब कॉन्स्टिपेशन है पर्सन को, पर फिर भी थोड़ी बहुत अर्जिंग तो होनी चाहिए, भले ही स्टूल ना है। बट इसका इतना बुरा कॉन्स्टिपेशन है कि इसको अर्जिंग भी नहीं हो रहा, ना अर्जिंग हो रहा, ना स्टूल का मूवमेंट हो रहा, ठीक है। और स्टूल कैसे आ रहे हैं, स्टूल पर जब इसको स्टूल आता है, जब ये करने जाता है, अर्ज तो नहीं हो रहा,
न स्टूल का मूवमेंट हो रहा, बट फिर भी हम देख सकते हैं कि स्टूल अगर आता भी है तो लार्ज क्वांटिटी में आ भी जाता है, ठीक है, पर हार्ड और डार्क आता है। कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है, ठीक है, डार्क होता है, ड्राई होता है जैसे कि जला हुआ, क्योंकि ड्राइनेस इस मेडिसिन का मेन कैरेक्टर है। और जैसे ये सी पे जाता है, ठीक है, तो सी में इसके जाने के बाद, जैसे सी में नहाने के बाद या इन सब चीज़ों के बाद इसके एलिमेंट्स, इसकी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो उसमें हम दे सकते हैं। फिर डायरिया ड्यूरिंग अ स्पेल ऑफ हॉट वेदर, bilious acrid with soreness of anus। मतलब क्या होता है? गर्मी की वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी बार बच्चों को डायरिया हो जाता है, ठीक है, क्या किसी को गर्मी लग गई, गर्मी की वजह से काफ़ी लोगों को डायरिया होता है। तो गर्मी में जब डायरिया हो जाता है, बीलियस पीलापन आप देखते हो इसके स्टूल में, बहुत एसिडिक इसका स्टूल होता है, कि इतना एसिडिक होता है कि इसका एनस तक दर्द करने लगता है, छिल जाता है, ठीक है। तो उस ऐसे डायरिया में हम इस पेशेंट को दे सकते हैं। लाइक डर्टी वाटर, और इसका डायरिया का जो स्टूल है वो कैसा आता है? बिल्कुल गंदा पानी होता है ना, मतलब वाटरी तो आएगा ही स्टूल, और बिल्कुल गंदे पानी जैसे इसका आता है, ब्लैकिश समथिंग, ठीक है। ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, वाटरी तो होता है पर उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी प्रेजेंट होता है, पूरा वाटरी नहीं होता, थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड फूड भी प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि जैसे इसको डायरिया क्यों हुआ? एक तो यही वजह थी कि गर्मी की वजह से हो गया, दूसरा इसने कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, जैसे ये बाहर स्कूल से बच्चे आए या फिर कोई बाहर वर्कर है, बाहर वर्क करने के बाद घर में आया, उसने ठंडा पानी पी लिया या कुछ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, ठीक है, कुछ भी ठंडा ठंडा पी लिया, और गर्मी से आने के बाद एकदम पी लिया ठंडा कोई भी ड्रिंक, तो उसकी वजह से पेशेंट को डायरिया हो गया, ठीक है। या उसने फ्रूट खा लिए, फ्रूट्स की वजह से हो गया, गर्मी से आने के बाद फ्रूट्स खा लिए, या उनने कुछ खट्टी चीज़ खा ली। अगर पेशेंट को खट्टी चीज़ खाने की वजह से हो रहा है तो उसमें भी हम उस डायरिया में भी हम ये मेडिसिन को दे सकते हैं। अब इंक्रीज कैसे हो रहा है? तो पेशेंट की जो दिक्कत है वो मॉर्निंग में बढ़ जा रही है। अब आप देखो कि यहाँ पर हम जब हेडेक की बात कर रहे थे तो पेशेंट का जो हेडेक था वो भी क्या था? मॉर्निंग में बढ़ रहा था, शाम आते आते कम हो रहा था। सेम यहाँ पर है कि इसका जो है मॉर्निंग में इसका दिक्कत बढ़ जाएगा, मोशन से इसका डायरिया में दिक्कत बढ़ जाएगा, और इवन हैंड और फुट की वजह से भी इसका डायरिया बढ़, अगर ये हैंड या फुट को भी मूव कर रहा है तभी भी इसका डायरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मॉर्निंग में डायरिया बन गया, मूविंग करने से, इसको चलने फिरने की वजह से इसका डायरिया बढ़ रहा है, और हैंड और फुट की वजह से अगर ये मतलब अपना हाथ या पैर भी मूव कर रहा है तो इसको डायरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। ये इसके की पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ मेडिसिन के की नोट होते हैं, उनमें से ये जो आ रहे हैं ये इस मेडिसिन के की नोट्स हैं। सबसे पहले तो मैमे जो होते हैं वो हैवी होते हैं, मतलब हैवी ब्रेस्ट होंगे, और इनमें स्टोनी हार्डनेस होती है, बिल्कुल स्टोन की तरह हार्ड होते हैं, पेल होते हैं, बट कैसे होते हैं? बहुत हार्ड होंगे। आप अगर इसको पेशेंट बताएगा कि उसके जो ब्रेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत गर्म लग रहे हैं और पेन बहुत कर रहे हैं, ठीक है, गर्म है और पेन बहुत कर रहे हैं, और उसके ब्रेस्ट इतने हैवी हैं कि उसको सपोर्ट देना पड़ रहा है, ठीक है, अपने हैंड से या किसी चीज़ से उसको सपोर्ट देना पड़ रहा है, उसको चलने में भी पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका की कैरेक्टर था, ठीक है, इस मेडिसिन का। फिर विकेरियस मैंस्ट्रुएशन की बात करते हैं। विकेरियस मैंस्ट्रुएशन ये होती है कि क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अगर वेजाइना की जगह कहीं और से ब्लीडिंग हो रही है, दैट कैन बी नोज, दैट कैन बी आईज, समटाइम्स दैट कैन बी आईज, एंड कुछ भी जगह हो सकती है, स्टूल भी हो सकता है। बस क्या हो रहा है कि मेंसेस में वेजाइना से ब्लीडिंग नहीं हो रही या फिर बहुत कम हो रही है, उसके अलावा कहीं और से ब्लीडिंग होने लगी। मतलब क्या होता है, वो ब्लड के थ्रू वो हमारी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो झड़ते हैं, ठीक है, वो दूसरी जगहों पे पहुंच जाते हैं और ये विकेरियस मेंस्ट्रुएशन कॉज करते हैं, ठीक है।
तो क्या हो रहा है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है अपार्ट फ्रॉम वजाइना, या वजाइना से बहुत लेस ब्लीडिंग हो रही है और उसके साथ साथ किसी और टाइम पे भी ब्लीडिंग होने लगी। तो आप पेशेंट से पूछोगे कि हाँ आपको, जैसे उसने बताया कि मेरे को आइज से, नोज से, स्टूल से ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप उसको टाइम पूछोगे कब हुई है, ठीक है। वो डायरेक्ट थोड़ी, उसे थोड़ी पता है विकेरियस मेंस्ट्रुएशन का कॉन्सेप्ट, तो आप उसे पूछोगे किस टाइम पे हुई, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम क्या है, ये सब चीज़ें पूछोगे। फिर नोज ब्लीड व्हेन द मेंसेस शुड अपीयर, जो 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 जनरल ही है, अगर किसी पेशेंट की नोज ब्लीड कर रही है जब मेंसेस आते हैं तो उसकी नोज ब्लीड करती ही है, तो उस केस में आप दे सकते हो ब्लड स्प्लिटिंग। ब्लड स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है कि उसको मेंसेस के टाइम पे जो थूकने में ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है। हिमेटोप्टिसिस मतलब उसको खून की वॉमिट हो गई, ठीक है। हीमोपेटिसिस उसको खून की वॉमिट हो गई, ठीक है, मेंसेस के टाइम पे ही होगी, ठीक है। तो उस केस में हम ब्राइनिया देंगे। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कफ कैसा होगा, पर्सन को ड्राई कफ होगा, स्पास्मोडिक होगा और गैगिंग मतलब बहुत ज़्यादा खराशों के साथ वाला होगा, वॉमिट सी आएगी, उसको वॉमिट आएगी कफ के बाद, ठीक है। और उसके चेस्ट में ऐसा दर्द होगा जैसे टाँके, जो जैसे लगने के बाद जैसे दर्द होता है ना, जैसे कोई टाँके लगा रहा हो, ऐसा दर्द उसको होगा। और कफ के साथ साथ उसको हेडेक भी होने लगेगा। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कफ के साथ पेशेंट को क्या हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है। कैसा हेडेक, ये देखो आप यहाँ पर कफ है, कफ के साथ हेडेक है, ठीक है। और हेडेक भी कैसा है, हेडेक भी कैसा है कि सर जो है वो पीसेस में फट जाएगा, ऐसा हेडेक हो रहा है। कब हो रहा है, खाना खाने के बाद बढ़ जा रहा है, ड्रिंकिंग कुछ भी पीने के बाद बढ़ जा रहा है, वार्म रूम में एंटर करने से बढ़ जा रहा है, और लंबी गहरी सांस लेने से उसका जो जो हेडेक है, कफ है, वो चीज़ें बढ़ जा रही हैं, ठीक है, उसकी एलिमेंट्स, दिक्कतें बढ़ जा रहे हैं। उसके बाद हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं। तो एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो अपना लेफ़्ट पैर, जो लेफ़्ट आर्म है, जो लेफ़्ट बाँह है, उसको मूव करता रहता है, या फिर लेफ़्ट लेग को लगातार वो मूव करता रहता है। जैसे कुछ पर्सनों की आदत होती है, कुछ पर्सन्स की आदत होती है अपना पैर हिलाते रहना, तो ये अपना लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट आर्म हिलाता रहता है। उसके बाद मॉडलिटीज़ की बात करते हैं तो ये जैसे चल फिर ले, मेहनत कर ले, एक्सर्शन कर ले कोई चीज़ पे, ठीक है, डेट कैन बी मेंटल एक्सर्शन, डेट कैन बी फिजिकल एक्सर्शन। तो उसको ये अपने दिमाग से मेहनत कर ले, पैरों से, बॉडी से मेहनत कर ले, तो इसको क्या होता है, इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। टच बर्दाश्त नहीं है पेशेंट को, बैठा नहीं रह सकता, इसको बैठे रहने से भी दिक्कत हो जाती है, जैसे हमने नोजिया में जो कैरेक्टर देखा था, ठीक है। गेट्स फेंट और सिक और बोथ, मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल बीमार बीमार सा फील करने लगता है, जैसे अभी बेहोश हो जाएगा, कमज़ोरी आना, ये सब चीज़ें इसको लगता है। चक्कर आना, ठीक है, बेहोशी सी लगती है पेशेंट को। वार्मथ की वजह से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, वार्म फोल्ड की वजह से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, इसकी जो सप्रेस डिस्चार्जेस की वजह से, कुछ भी मेंसेस, मिल्क, कुछ भी, स्टूल, इट कैन बी स्टूल ऑल्सो, ठीक है, और यूरिन वगैरह उसकी, अगर वो स्कैंटी आ रहा है, वो नहीं आ रहा क्योंकि पानी उसमें बहुत ज़्यादा हम कहते हैं थर्स्ट बहुत ज़्यादा है पेशेंट की, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हम इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एम्लियोरेशन, लाइंग स्पेशली ऑन पेनफुल साइड, जब पेशेंट पेनफुल साइड लेटता है तो उसकी दिक्कतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। और प्रेशर, रेस्ट, कोल्ड ईटिंग कोल्ड थिंग्स, इन सब चीज़ों से क्या मिलता है, उसे आराम मिलता है। तो यहाँ पर क्या था कि 2 पॉइंट्स मिस हो गए थे। तो ये एक था कि वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायनिया इज एग्रवेशन फ्रॉम एनी मोशन, कि इसको अगर किसी भी प्रकार का मोशन ब्रायनिया का पेशेंट कर रहा है तो इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और जबकि इसको बिल्कुल एब्सोल्यूट रेस्ट से, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, इसको आराम मिलता है, ठीक है। एब्सोल्यूट रेस्ट होना चाहिए, कोई भी चीज़ हिलनी नहीं चाहिए, कोई भी पार्ट इसका हिलना नहीं चाहिए, मेंटली भी बिल्कुल रेस्ट में होना चाहिए, तो इसकी दिक्कतें कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ एट लॉन्ग इंटरवल, तो इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और कम कैसे, बहुत जैसे
बहुत, जैसे अभी 4 घंटे के बाद इसको प्यास लगी, लॉन्ग इंटरवल पे लगी, उसके बाद फिर 4 घंटे के बाद प्यास लगी, पर जब लगती है ना तो इसको ये 3-4 ग्लास पानी पी जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर के लिए इसको प्यास लगती है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।